सभी सीटीईटी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग सीटीईटी पेपर 1 मैथ्स 22 फरवरी 2015 पर जो है डिस्कस करेंगे और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात यही ध्यान रखना है कि जो हमें आता है हम उसको चेक कर लें। तो हमें पता है कि पहला ऑप्शन लिखा है 3 घंटे 14 मिनट। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 3 गुणा 60 180 मिनट हो गए। ठीक है, अब 14 मिनट और, तो प्लस 14 लगा दो, तो 0 और 4 हो गए 4, यानी कि ये सही है। और 1 और 8 हो गए 9, यानी ये भी सही है। और 1 की जगह 1, यानी पहला हमारा सही है। दूसरा लिखा है 2 किलोग्राम 30 ग्राम। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो यानी 2000 तो ये हो गया, और 30 ग्राम और है, तो 2030 ग्राम, यानी ये भी सही है। फिर लिखा है 3 लीटर। लीटर में आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पे 3000 होना चाहिए और यहाँ पे 3080 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 380 है, यानी यही ऑप्शन हमारा गड़बड़ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 2 कि 1101111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेष फल का योग क्या होगा। तो हमें ये भाग जब भी ये लोग पूछते हैं तो संख्या उतारने से संबंधित पूछते हैं। ठीक है, कि संख्या उतरती कैसे, और बहुत लोग आज भी नहीं जानते हैं। पहले हमें 11 का भाग लगाना है। जब पहली बार भाग लगाते हैं तो हम कितनी भी अंकों का इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बार में हम लोगों ने 2 अंकों का यूज़ कर लिया और शेषफल बचा हमारा 0। अब हम इस 0 को उतारेंगे, तो एक बार उतारने के बाद भाग तो जा नहीं रहा। अब जब भाग नहीं जाता है एक बार उतारने के बाद, तो अगला अंक उतारने के लिए 1 0 यहाँ और 1 अंक नीचे आएगा। ठीक है, अब भी भाग हमारा नहीं जा रहा है तो 1 अंक और उतारना रहेगा। तो उसके लिए फिर 0 लगाएंगे और फिर हमारा 1 नीचे आएगा। अब हमारा भाग एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 11 और ये हो गया फिर 0। अब 1 नीचे उतारेंगे लेकिन भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा शेष बचने वाला क्या हो गया? जब भाग नहीं जाएगा तो 1 0 यहाँ लगा देंगे और भाग खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो भागफल आया वो आया 10,010 और 1 हमारा शेषफल है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई? इन दोनों का योग बताना है। तो 10011 जो है हमारा ऑप्शन 4 में है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए कि 19,999 प्राप्त हो। क्या घटाया जाए? सबसे पहले तो हमें 102 और 201 को गुणा करना है। 1 से गुणा करेंगे तो 2 0 1 यही मिलेगा। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो 0 ही मिलता है। ठीक है, अब है 2 से गुणा, 2 दूनी 4 और 2 का 0 से गुणा किया 0, 2 का 1 से किया 2। तो हमारे पास आया 2 0 5 0 2, यानी 20,503 2। अब हमारे पास जो 19,999 है इसको हमें घटाना है। अब जिनको जल्दी घटाना वो क्या करें कि 20,000 घटा ले 19,999 की जगह, जो 502 बच जाएगा। और एक और घटाना था तो 503 आ जाएगा। बाकी आप इधर से घटाएंगे तो 3, इधर हो गया 9, तो ये 0 और 9 और ये हो गया 5। ठीक है, तो हमारे पास जो ये 0 0 हो जाएगा और आंसर आएगा 503। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या होती है या है। तो
समकोण में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। पहले तो कह रहा है 2 यानी 2 गुणा 90 और को यहाँ पे माना जाएगा प्लस 2/3 यानी 2 गुणा 90। तो 3 का भाग इसमें चला गया 30 बार। ये हो गया 9 दूनी 18 यानी 180 और ये 30 दूनी 60। 16 18 और 6 24 यानी 240 डिग्री जो है यहाँ की टोटल होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है, उसके आधार वर्गाकार है जिसकी 8 और 8 सेंटीमीटर है, डिब्बे में जूस की गहराई होगी। तो हमारे पास जो 1 लीटर जूस का डब्बा दिया है और यहाँ पर लंबाई चौड़ी सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो 1 लीटर को घन के रूप में बदलना। ठीक है, और 1 लीटर में कितना पानी आता है या जूस आता है, लिक्विड आता है। 1 लीटर में जो होता है 1000 घन सेमी के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1000 घन सेमी के बराबर। अब हमारे पास आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H बराबर कितना? 1000। अब L जो आधार है वो 8 गुणा 8 ही रहेगा और H अभी हमें निकालनी है, तो 1000 यहाँ रहेगा और H बराबर हो जाएगा 1000 बटे 64 और 64 का जब भाग लगाओगे 15.625 आएगा जो 16 के करीब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है पहला, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगी। 3 विषम संख्याएं ले लीजिए, 1 3 5, तो 5 तिहाई 15, 15 एकम 15, तो ये तो सम संख्या नहीं है, तो यानी ये गलत है। फिर कह रहा है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होगी। एक तो सम संख्या यानी 2 और एक विषम संख्या यानी 1, इन दोनों का अंतर यानी कि 1 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, तो ये भी गलत। फिर कह रहा है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल सम संख्या होगी। तो एक विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3 और एक सम संख्या 2, 6 यानी सम संख्या है, तो यानी ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, 6 2 5 1, 6 5 2 1 और 5 6 2 1 में से 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। जातीय मान जो होता है वो खुद होता है और स्थानीय मान उसके स्थान के हिसाब से होता है, यानी इकाई और दहाई। इसमें हमारा जो संख्या आ रही है वो आ रही 50 पे। फिर है इसमें इकाई दहाई सैकड़ा यानी 5 गुणा 100 यानी 500, और फिर इसमें आ रही इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी कि 5000। तो हमारे पास आंसर क्या बना? 0 5 5 और 5 यानी ऑप्शन 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता करते हैं। तो जो ये 10 ग्राम है, बिंदु का खेल है, प्रतिरूप इत्यादि है, ये जो है उसकी मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने में, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, परिकलन कौशलता के संवर्धन में। तो ये कार्य करता है उनकी स्थानिक समझ की योग्यता जो होती है उसमें वृद्धि के लिए यूज होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है प्राथमिक स्तर पर? तो पहला लिखा है भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना, सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, ये तो होता ही है, आपने पढ़ा है। दूसरा लिखा है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण तथा निष्कर्ष करना। अभी इसको छोड़ देते हैं। दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली
और गणितीय सोच के बीच चिंतन विकास करना, ये भी होता है। फिर लिखा है मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना, ये भी होता है। यानी जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनके ऊपर की प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। पहला है ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। दूसरा है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। तीसरा है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। और चौथा है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है जो बच्चों की गणितीय प्रतिभा है उसको विकसित करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का प्रयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है, उन्हें चर्चा में शामिल करती है, तो वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? पहला है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य प्राप्ति के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। तीसरा है एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक क्षमता विकसित करने के लिए। चौथा है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो हमारा यहाँ पे जो जवाब होगा एक निश्चित प्रकार की सोच उसमें विकसित होगी और तार्किकता आएगी, उसको कारण पता चलेंगे। जब वो खोज परक उपागम का प्रयोग करेगी तो बच्चे खुद करके सीखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। पहला है कम आत्मविश्वास, कम गणितीय कौशल। भाई उसने हल कर दिया है तो कम गणितीय कौशल तो हो ही नहीं सकता। फिर लिखा है परिमाप के संप्रत्य की कम समझ। भाई परिमाप के संप्रत्य की अगर कम समझ होती तो सवाल का हल करने में सक्षम ना होती, परंतु अच्छी मौखिक योग्यता अगर अच्छी होती तो वो अपने शब्दों में भी उसको बता देती। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर लिखा है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता तथा निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। अगर निम्न स्तरीय गणितीय प्रवणता होती तो वो परिमाप न निकाल पाती, उसका जो है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता है। फिर चौथा कह रहा है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। इसीलिए उसने सवाल का हल तो कर दिया लेकिन बताने में असमर्थ रही क्योंकि उसका भाषा का लेवल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। पहला है विद्यार्थी को आनंद तथा मस्ती प्रदान करना। दूसरा है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। तीसरा है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। चौथा है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। जो अभ्यास समय होता है वो अधिगम के अवसर प्रदान करता है, तो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना यहाँ पर सही जवाब होगा। अब हमारा प्रश्न है प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। पहला लिखा है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। दूसरा लिखा है सामान्य त्रुटियों को पहचानना। तीसरा लिखा है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। चौथा है विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन की बात आती है वहाँ पर हम ये देखते हैं कि अधिगम में कहाँ असंगति है और शिक्षण में क्या कमियां रह गई है उनकी पहचान करना, और
विभिन्न अधिगम की विधियों का प्रयोग करते हुए सिखाना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। विकल्प 2, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली उम्र से बाहर लाते हैं। तीसरा है, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। और चौथा है, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। तो वो स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता का संवर्धन करने में सहायक होती है पहेलियाँ। तो यहाँ पे विकल्प 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? तो पहला लिखा है, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया के समझ में। दूसरा लिखा है, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल में। वैदिक गणित से समस्या समाधान कौशल नहीं आता है। तीसरा लिखा है, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, और एकाग्रता का भी ये कोई विशेष कारण नहीं है। चौथा है, गणित में गणना के कौशल तथा गति। अगर हम वैदिक गणित को जान जाते हैं तो हमें टेक्निक आ जाएगी कैलकुलेशन की, और हमारी गति में सुधार हो जाएगा वैदिक गणित से। ठीक है, हम लोग तेज कैलकुलेट करने लगेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, परंतु गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास, यानी कि जो गणित की अच्छी अध्यापिका बननी चाहिए उनके पास क्या होना चाहिए? पहला है, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देखो, संप्रेषण कौशल तो होना ही चाहिए, लेकिन केवल बद अंत से काम नहीं चलने वाला। दूसरा लिखा है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, भाई जब किसी विषय को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो वो जल्दी होगा। अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही सही है। अगर उनको तीसरा ऑप्शन भी लेते हैं, उनको संख्या पद्धति आता है, बीज गणित का अच्छा नॉलेज है, ज्यामिति का अच्छा नॉलेज है, लेकिन वो उसको अगर अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर या उनको किस तरीके से करना है ये न बता पाएँ तो बेकार है। फिर लिखा है चौथा, बिना समय लगाए समस्याओं को हल करने की योग्यता। तो देखो, टीचर के हल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम जब टीचर हैं तो हमें उन बच्चों से जल्दी करवाना है। हम कर लेते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन हम बच्चों से करवाना है, न कि हमको करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है। अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं तथा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका कर रही है। यानी कि अध्यापिका क्या कर रही, पहले वो क्या कर रही है कि 2 लिखती है, फिर 2 लिखती है, बताती है 4 है। इस तरीके से बार बार फिर 2 लिखती है, फिर 2 लिखती है, फिर 2 लिखती है, और फिर लिखती है 6 है। फिर उनके ग्रुपिंग बनाती है और कहती है कितने हैं, 2 हैं, तो फिर इसको गुणा कराती है। तो इस तरीके से समान समूहों की संख्या बना करके फिर चिन्ह का प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर क्या कर रही, पहला है, गणित में कम सफल बच्चों के लिए
उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना। दूसरा है कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा है मूर्त से अमूर्त संप्रत्य की ओर एक पाठ का विकास करना। मूर्त क्या है? हमें जोड़ना मूर्त है, यानी कि हम जानते हैं। और अमूर्त क्या है? जो इस सिंबल से परिचय करा रही है, बात समझिएगा, ये अमूर्त है। तो यानी मूर्त से अमूर्त संप्रत्य की ओर वो एक पाठ का विकास करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 के 15 विद्यार्थी लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार है। कक्षा 5 ए के अंक दिए गए हैं और कक्षा 5 ब के अंक दिए गए हैं। दिए गए आंकड़ों से आपका क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला लिखा है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। तो यहाँ पर दोनों विभागों में अधिकतम अंकों का मान तो 18, इसमें कितना है? यह अधिकतम 18 है, इसमें भी 18 है। लेकिन ये प्रदर्शन को समान निर्भर नहीं करता है। हो सकता है दोनों में एक ही बच्चा है जो 18 है, या दोनों में कुछ बच्चे हैं जिनके बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ का स्तर तो 0 तक जा रहा है और इस पहली कक्षा में 0 पे कोई नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि दोनों का प्रदर्शन बराबर है। फिर कह रहा है कक्षा 5 ए का प्रदर्शन बेहतर है क्योंकि ए के औसत प्राप्तांक अधिक हैं। अगर इनका हम औसत निकालेंगे तो देखो यहाँ 0 यहाँ 0, दो संख्याएं तो 0 हो गई। अब इसके बाद अगर आप औसत निकालोगे तो औसत जो है पहले का ज़्यादा आएगा, यानी कि उन्होंने ज़्यादा दमदार से सभी बच्चों ने पढ़ाई की है। ये 0 इंडिकेट ही कर रहा है कि इस क्लास के बच्चे कमज़ोर हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा। अगले पे फिर बढ़ लेते हैं। कह रहा है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा लेकिन दोनों विभागों के प्राप्तांक कुल अंक बराबर है। अगर दोनों के कुल प्राप्तांक बराबर हैं तो दोनों का प्रदर्शन अच्छा कैसे रहा? ए में तो 13 है और बी में 15 है, कुल अंक बराबर हैं, तो इस 15 का भाग जब लगाएंगे तो कुल अंकों में औसत इससे 13 का भाग लगाने से कम आएगा। फिर कह रहा है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि विभागों के प्राप्त अंकों का औसत एक सा है, एक सा नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 इसका जो था वो होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है 5/6 में कितने 1/10 है? यानी 5/6 में हमें भाग करना है 1/10 का। तो भाग पहले जब सिंबल लगा होता है तो फिर उसको गुणा में बदलना होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1। तो 5 दूनी 10, 5 50/6। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के संख्या में गड़बड़ है। हाँ, ये 6/5 की जगह 5/6 की जगह 6/5 है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे 1/10, क्योंकि ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर प्राइमरी लेवल पर नहीं होते हैं इसलिए। और यहाँ पे 10/1 है तो ये हो गया 2 और 6 दूनी 12। तो ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:10 AM यानी कि सुबह पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय है। तो हम क्या करेंगे? 6:14 में 13 घंटे 48 मिनट जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12, 5 और 1 6 और 13 और 6 19। अब जो ये 62 मिनट हो गए हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसमें से 60 मिनट हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 20:02। और रेलवे में 20:02 जो है वो क्या बनता है? 12 घटाने पर 8:02, वो भी कब? शाम के, यानी PM। पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है
21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, 21 और 49 के बीच। तो हम लोग यहाँ पर 28 लेंगे, 35 लेंगे और 42 लेंगे, ये 3 संख्याओं को लेंगे और यहाँ का योग जो है वो हो जाएगा हमारा 105। फिर इसमें भाग लगाना है, लिखा है 25 और 30 का सबसे बड़ा गुणज। यहाँ पे गुणज न लिख करके सार्व गुणनखंड लिखना था, ये भी एक मिस्टेक है। जब यहाँ गुणनखंड लिखेंगे तो गुणनखंड यानी कि टुकड़ा, और 25 और 30 में किसका भाग चला जाएगा, वो संख्या है 5। तो इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 21 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए ये क्वेश्चन कक्षा 6 से 8 में भी आया है और 1 से 5 में भी आज देखने को मिला है। तो आप क्या करोगे, पहले ये देख लो, 6 से 8 वाले में मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया है कि किस किस का भाग जाएगा। पहले 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा क्योंकि दोनों अंकों का योग 9 के टेबल से विभाजित नहीं होता है, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 12 के बाद 16 का जाएगा, 16 के बाद 1 2 3 4 6 8 16, 16 के बाद 18, 18 का नहीं जाएगा, 20 का भी नहीं जाएगा, 22 का भी नहीं जाएगा, 24 का जाएगा क्योंकि सम संख्या तो सम संख्या से ही विभाजित होगी। 24 के बाद 26 का नहीं जाएगा, 26 के बाद 28 का नहीं जाएगा, 30 का नहीं जाएगा, 32 का जाएगा, 32 के बाद 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 का जाएगा और 48 के बाद 96 का जाएगा। ठीक है, जो खुद 96 है। और इन सब का टोटल जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 144, 32 176, 24 200 और फिर यहाँ तक हो गया हमारा 200। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 16, 12, 28, 8 36, 6 42, 4 46, 3 49, 2 51 और 1 52 यानी 252। अब ये तो हो गया पहला तरीका। अब बात आती है फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले की कंडीशन में जब इसको रखोगे तो आपको सबसे पहले 96 के फैक्टर करने पड़ेंगे यानी गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 का भाग गया 48, फिर 2 का गया 24, फिर 2 का गया 12, फिर 2 का गया 6, फिर 2 का गया 3 और आपका यहाँ पर 3 का गया 1। तो 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। अब करना क्या रहता है इसमें, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें जिसको P माना गया है इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे और कोई होगा तो उसको R मान लेंगे और नीचे वाले को A B C मान लेंगे। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, A की पावर P + 1 - 1 ये पहला लिखा जाएगा और नीचे लिखा जाएगा A - 1। अब इसी तरीके से दूसरा बनेगा B की पावर Q + 1 - 1 अपॉन B - 1। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो लेकिन इससे आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो P की वैल्यू है 5, 5 में होता है 32। ठीक है, 2 की पावर 5 में कितना होता है 32, लेकिन 2 की पावर 6 में कितना हो जाएगा 64। 64 में से 1 चला जाएगा 63 और नीचे 2 में से 1 चला जाएगा 1। अब बचा 3 की पावर 1 है, Q + 1 यानी कि 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 में से 1 गया 8 और नीचे 3 में से 1 गया 2। तो 63 × 4 252
यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके हैं कि आप सोच के लिख लें, 100 तक ही अभी तक पूछा गया है, और कक्षा 6 से 8 के लिए 210 का भी पूछा गया है, तो इसलिए फॉर्मूला आपको एक बार फिर से बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, यानी छोटा उद्देश्य क्या है? रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, दूसरा है संख्यात्मक कौशलों का विकास, तीसरा है बीजगणित पढ़ाना, चौथा है परिकलन एवं मापन पढ़ाना। देखो ये प्रॉपर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बीजगणित पढ़ा रहे हैं, लेकिन संख्यात्मक कौशल क्या है? ये संकीर्ण उद्देश्य कहा गया है, ये तो उसको आएगा ही आएगा। ठीक है, बड़े उद्देश्यों में रेखागणित, बीजगणित और परिकलन आ जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। दर्जन शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है, 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। फिर लिखा है उसने उनका 1/3 पड़ोसी को दे दिया, 1/6 भाग रेहाने को दे दिया और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो अब उसके पास कितने चॉकलेट बचे? तो पड़ोसी को क्या मिला? पड़ोसी को मिला है आपका 1/3, यानी 36 का 1/3 हो गया 12। फिर इसने दिया रेहाना को इन्होंने दिया है 1/6 भाग, यानी कि 6। फिर अपनी बहन को दिया है 1/4 भाग, यानी 36 का 1/4 यानी 9। इतनी चॉकलेट इन्होंने बांट दी है। 12, 6, 18, 9, 27 और कुल इनके पास थी 36, तो इनके पास बची 9। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल होगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन भी कह सकते हैं, यही क्वेश्चन हमेशा बार बार आ रहा है। तो परिमाप की अगर हम बात करें तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, और वर्ग का परिमाप यहाँ पे 44 दिया गया है। 4 गुणा भुजा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 11। ठीक है, अब उसने कहा कि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा से अधिक है, तो आयत की लेंथ जो है वो हो जाएगी 11 और 5 16, लेकिन वृत्त का पता नहीं है। ठीक है, अब वृत्त का पता कैसे लगेगा? दोनों का परिमाप बराबर है और आयत का परिमाप होता है LB, बाहर 2 और सामने 44। तो 2L हमारा हमें पता 16 है, B हमको पता नहीं है, यहाँ 44 है। 2 को इससे काट दिया तो आ गया 22 और B बराबर हो गया, ये 16 इधर आएगा और बच जाएगा 6। अब आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? L इंटू B, यानी कि 16 उसकी लंबाई थी, 6 उसकी चौड़ाई है, 96। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड या भुजा गुणा भुजा, 11 गुणा 11 121, 6 और 1 7, 12 और 9 21। इन दोनों क्षेत्रफलों का योग हो गया 217। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है और भिन्नों के संप्रत्य की व्याख्या करने में भी सक्षम है, वह जिस अवस्था में है वो है। तो जब बच्चा सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम हो जाता है तो वो संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 1000 तक जोड़ना है और
पहली संख्या माइनस में है, बड़ी वाली प्लस में है। अगर हम देखें तो दो दो संख्याओं के जोड़े पे 1 बढ़ रहा है और 1000 तक ऐसी संख्याओं के जोड़े 500 होंगे। तो 500 में कितना बढ़ जाएगा? 500 गुणा 1 500 बढ़ जाएगा। अब जिनको करना हो वो क्या करेंगे? 1 + 3 + 5 लेकर 999 तक का योग लगाएंगे, ये माइनस वाली रहेगी। ठीक है, फिर प्लस में सम संख्याओं का योग लगाएंगे 2 + 4, तो ये प्लस वाली रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक क्रम को समझ करके करना था, तो क्रम को समझ करके इसको ऐसे ही किया जाएगा जो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, आकृतियों की इकाई में अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? पहला अनुप्रयोग, दूसरा ज्ञान, तीसरा समझ या बोध और चौथा है रचना या सृजन। तो यहाँ पर हम केवल आकृतियों के उपयोग से चित्र बनाते हैं। तो आकृतियों के उपयोग से चित्र बनाने में हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी समस्याओं का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल निकालने में गलतियां करता है। लेखन में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक होगी। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पीछे भी पूछा जा चुका है और पहला ऑप्शन कह रहा है उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, दूसरा कह रहा है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, तीसरा कह रहा है उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके हैं। देखो वो क्या कर रहा है, मौखिक रूप से तो दे सकता है लेकिन संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याएं हल निकालने में गलती करता है, यानी चिन्हों की गलती करता है। तो उसको ऐसी समस्याएं देंगे जिसमें कुछ समस्या का हिस्सा हल किया हुआ होगा और कुछ पेंडिंग होगा। जब वो पेंडिंग को पूरा करेगा तो उसको पता चलेगा कि क्या कमियां हैं, इस तरीके से उसका सुधार हो सकता है। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।